हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज का डेट है 2 जून 2025। दिस इज़ योर अपूर्व सर। टुडे आई विल बी डूइंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक्स. So students, if you are regularly looking to our watching our newspaper analysis, our CNA, so please do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन देन प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए. और अगर आपको ये CNA एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलवेज से यू कि अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए, कंप्लीट कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @CSP_Assam, जहाँ पर ये एनालिसिस के बाद ये PDF वहाँ पर अपलोड होता है हर रोज़. सो स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट कि आपका प्रीलिम्स आने को और सिर्फ 5-6 दिन ही बाकी है. ऑन 8 जून यू विल बी अपियरिंग फॉर द APSC CC प्रीलिम्स. तो आप अगर आपके करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहते हैं तो आप हमारे 299 रुपीज़ में CSP IAS अकेडमी का 1 ईयर असम रिलेटेड करंट अफेयर्स कंपाइलेशन ले सकते हो. सो जो जनवरी 2024 टिल मार्च 2025 को कवर करेगा हर एक टॉपिक को, एवरी GS पेपर. और उसके साथ स्टूडेंट जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ अपियर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. ये आप अपने आप को इवालुएट कर पाओगे, उसके साथ आप अपना वैल्यू एडिशन भी कर पाओगे विद द 40 टेस्ट्स दैट वी आर गिविंग एट ₹999. बट देयर इज़ अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. अगर आप आज इस टेस्ट को खरीदते हो हमारी CSP IAS अकेडमी ऐप से तो आपको 999 पे नहीं करना है. यू विल जस्ट कैन अवेल दिस एट 499 ओनली. सो दिस इज़ जस्ट अ लिमिटेड टाइम ऑफर कि आप अगर आज इस टेस्ट को खरीदते हो आपको सिर्फ 499 रुपीज़ पे मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको फाउंडेशन बैच में इंटरेस्टेड है कि आप इस साल नहीं ये प्रीलिम्स में आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स अपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए है हमारा APSC UPSC GS फाउंडेशन बैच, जहाँ पर आपको 3 बैचेस स्लॉट्स मिलेंगे आपको. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग टाइम स्लॉट में ज्वाइन कर सकते हो. इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल. और आपको इस बैच के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स कि आज हम टोटल 7 टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग. सो टुडे वी हैव मेनी टॉपिक्स, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखते हो कि GS3 में सबसे ज़्यादा टॉपिक है यहाँ पर, जैसे कि इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज़ GDP वर्सेस लिविंग स्टैंडर्ड. दिस टू आर क्वाइट सेम टॉपिक बट थोड़ा सा कंटेंट अलग है. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया ने जो IMF ने जो प्रोजेक्शन दिया है कि इंडिया बाय 2025 जो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. हम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर. फिर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट गोल्स. तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इंटरनेट से क्लाइमेट गोल का क्या संपर्क है. उसके बाद हम देखेंगे असम गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो एक नोटिफिकेशन आया है अबाउट आर्मिंग द सिविलियंस इन असम which the border areas of Assam. Then ethnic conflict and CSO, that is your civil societies organization. फिर हम देखेंगे landslides in Guwahati, वहाँ पर हम देखेंगे types of landslides. Then हम देखेंगे revival of mango varieties, वो ज़्यादा important होगा आपके prelims के लिए. Alright, so let's start students. So the first one is India's economic growth, which is the part of your GS3 paper. और जहाँ पर topics क्या क्या cover होता है, India's GDP growth trends, sectoral analysis, that is primary sector, secondary sector and the tertiary sector and some macroeconomic indicators. तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रीलिम्स के लिए क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनता है इस न्यूज़ से और मेंस में क्या टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट इट? द न्यूज़ इज़ कि इंडिया एस्पायर्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, अ विजन टर्म एज विकसित भारत. सो ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, उससे लेकर ये डिस्कशन होने वाला कि बाय 2047 जहाँ पर इंडिया विल कंप्लीट इट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इंडिया 2047 में अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी घोषित करना चाहता है, तो दैट इज़ द विकसित भारत. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वी विल डिस्कस कि रियली इज़ इंडिया इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर इटसेल्फ. क्या इंडिया का जो करंट सिचुएशन है क्या वो अलाइंड है विद द गोल ऑफ विकसित भारत, और इंडिया अभी भी लैग बिहाइंड कर रहा है.
ऑलराइट. सो दिस लाइन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बाई 2047 इंडिया वांटेड टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि है एक विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन. वाइल रिसेंट इकोनॉमिक डेटा, तो कुछ सर्वे से इकोनॉमिक डेटा जो हमें मिला है, इट शोज पॉजिटिव साइंस कि यस, इंडिया इज इन अ राइट पाथ टू बिकम द developed nation by 2047. But it is also said that in this article that India needs some accelerated and sustained growth, कि इंडिया का जो भी ग्रोथ रेट है या फिर स्पीड जो है इंडिया का जीडीपी में हो या फिर अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हो, वहाँ थोड़ा सा हमें एक्सेलरेशन चाहिए. और उसके साथ साथ एक सस्टेन ग्रोथ चाहिए, एक एब्रप्ट ग्रोथ या फिर एक इन शॉर्ट में अगर हम बोलते कि हमें इंडिया में एक रेजिलियंस कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए, कि इंडिया अगर एक अच्छी गति से एक डिसेंट एवरेज से अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो वो एवरेज मेंटेन होना चाहिए रेदर देन अ ग्रेट फ्लक्चुएशन. ओके, सो लेट्स सी द इंडिकेटर, क्या डेटा हमें मिला है इस बार. जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखते हैं कि इट इज़ 6.5%. 6.5% इज़ द जीआर, दैट इज़ द ग्रोथ रेट. इंडिया अभी हर साल ऑन एन एवरेज 6.5% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ लोएस्ट सिंस द पेंडेमिक. पेंडेमिक के बाद से ये अभी तक का सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है. Q4 जीडीपी ग्रोथ रेट, तो Q4 जो मिलता है हमें वो क्या होगा, जनवरी 2025 से मार्च 2025 का अगर हम डेटा देखते हैं तो वहाँ पर हमें 7.4% ग्रोथ रेट देखने को मिला. ये जो 6.5 है ये आपका 2024 टू 2025 का कंप्लीट है. सो ये एवरेज है 4 क्वार्टर का ये वाला, और ये 7.4 जो है ये सिर्फ द लास्ट क्वार्टर, दैट इज जनवरी टू मार्च 2025. मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमें ग्रोथ देखने को मिला है इस बार तो वो है 4.8% दिस क्वार्टर, दैट इज़ वेरी वेरी लोएस्ट देन द प्रीवियस Q4. तो 23-24 का जो क्वार्टर है उससे बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है, वो था 11.3%, पर अभी जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 4.8%. कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन. एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. और विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, दैट इज़ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट कंपनीज है, वहाँ पर आपको वहाँ उसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि प्राइवेट जो सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है इकोनॉमी का, तो वो जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा. लाइक इट grew by 6%, which is recorded to be the slowest in the last 5 quarters. The gross capital formation मतलब एसेट फॉर्मेशन के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया में टोटल जो एसेट फॉर्मेशन होता है वो उसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है. दैट ग्रो बाय 9.4%. एंड द नेट टैक्सेस ग्रोथ, टैक्स में अगर हमें इंक्रीज देखने को मिला, दैट इज 12.7%, बूस्टिंग द हेडलाइन जीडीपी. ठीक है, तो टैक्स ग्रोथ या फिर टैक्स कलेक्शन जो है वो भी अच्छा खासा रिकॉर्ड हुआ है. सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव सिनेरियो, लेट्स सी. कि द फर्स्ट थिंग, ये जो रिसेंटली जो Q4 का डेटा आया है फ्रॉम जनवरी 2025 टू मार्च 2025, वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला है, विच इज़ 7.4%. कैपिटल फॉर्मेशन अपटिक, मतलब जो ग्रॉस एसेट क्रिएशन होता है उसमें भी हमें अपटिक मतलब इंक्रीज हुआ है, विच इंडिकेट्स पोटेंशियल फ्यूचर कैपेसिटी क्रिएशन, की फ्यूचर में भी जो कैपेसिटी है एसेट क्रिएशन का वो भी बढ़ेगा. द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज स्टेडी, विच रिमेन्स टू बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टू इंडियाज जीडीपी. एंड लास्टली, लो इन्फ्लेशन एंड स्टेबल ग्रोथ एरा. ठीक है, सो जो हमें जो ये लास्ट क्वार्टर मिलता है वहाँ का डेटा जो आया है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है. एवरेज में थोड़ा सा अगर कम भी आया है, पर जो लास्ट 3 मंथ्स का जो डेटा है फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2025 वो बहुत ही पॉजिटिव है टुवर्ड्स विकसित भारत. नाउ द व्हाट इज़ द एरियाज ऑफ कंसर्न. एरियाज ऑफ कंसर्न अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं कि जो 24-25 का अगर एवरेज ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज़ वेरी लो. ठीक है, तो पिछले जो क्वार्टर है Q1, 2, 3 वहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्रोथ धीमी गति में देखने को मिला है, इसी वजह से एवरेज में कम आया है, पर लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आया है.
नेक्स्ट इज अंडरवेलमिंग मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग में रिसेंट परफॉर्मेंस तो क्या कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सर्विस में भी तो अच्छा ग्रोथ आया है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, द कोर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें स्लो डाउन नोटिस हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। कि एक इकोनॉमी अगर डेवलप्ड होना है उसको, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होना होगा। वो एक व्हाट इट इज़ सिग्निफिकेंट डीप, मतलब ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाए तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्न है। नेक्स्ट इज स्लगिश कंजम्पशन। स्लगिश कंजम्पशन का मतलब है कि जो कंजम्पशन है लोगों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या फिर प्राइवेट कंपनीज का जो कंजम्पशन है, दैट इज स्लगिश, दैट इज वेरी स्लो। दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल बूस्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, 12.7% इंक्रीज इन नेट टैक्सेस इन्फ्लेट जीडीपी नंबर्स, कि गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता है तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी नंबर्स विदाउट रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक तरफ से अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है तो दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी, बिकॉज दैट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, कि लोग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो टैक्स के नाम पे, तो वो भी क्या है, वो भी आएगा आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, नॉट इन्वेस्टमेंट। मिस्ड मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कंजम्पशन बूस्ट होगा, ये एम था गवर्नमेंट का, बट उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट बूस्ट ऑफ कंजम्पशन नहीं देखने को मिला। सो दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो नाउ यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड कि 2047 में अगर विकसित भारत इंडिया को होना है तो क्या चाहिए नंबर्स में, और उसके साथ करेंटली क्या अवेलेबल है। तो एनुअल ग्रोथ रेट अगर 8% के करीब रहे फॉर 25 ईयर्स, फॉर द अपकमिंग 25 ईयर्स, देन वी विल से दैट इंडिया विल अचीव दैट डेवलप्ड नेशन गोल। करेंटली जो है वो थोड़ा सा कम है, दैट इज 6.5%। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो अर्जेंट नीड है इंडिया का, विच इज़ पार्शियली इम्प्लीमेंटेड। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज़ में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, वो बहुत चीज़ें अर्जेंटली चाहिए, बट इंडिया उसमें स्लो ट्रांजिशन कर रहा है फॉर वेराइटीज़ ऑफ रीज़न। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही हाई चाहिए, बट ये इंडिया में बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट, कि इंडिया के जो लोग बाग है तो लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं वो लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने में। तो इंडिया में बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ पीपल दे इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड इवन इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिया को एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। उसके साथ जॉब क्रिएशन बहुत ही क्रिटिकल है, विच इज़ पैची अक्रॉस सेक्टर्स। पैची अक्रॉस सेक्टर्स का मतलब है हर एक सेक्टर में ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं होता और कुछ कुछ सेक्टर में ज़्यादा जॉब क्रिएट होता है। सो दिस इज अ कंपैरिजन चार्ट जो कि आर्टिकल में मेंशन है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड, दैट इज इंडिया जीडीपी वर्सेस लिविंग स्टैंडर्ड्स। कि इंडिया का जो जीडीपी है विच इज सेड टू बी एज पर रैंकिंग, इंडिया अभी 4th पोजिशन में आने वाला है बाय 2025 अकॉर्डिंग टू द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्शन। और अगर हम इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो क्या उसमें हमें टैली मिलता है, LHS इक्वल टू RHS बनता है, या फिर कुछ मिसमैच हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी द हिंदू का एक आर्टिकल से लिया गया है, विच बेस्ड ऑन द आर्टिकल इंडियाज राइज टू द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बेलीज पर कैपिटा रियलिटी। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे अबाउट पर कैपिटा। तो यहाँ पर कैपिटा का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मतलब जो इंडिया का GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन वो साल में कितना इनकम जनरेट करता है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। ओके, इन टर्म्स ऑफ GNI या फिर इन टर्म्स ऑफ GDP। इन टर्म्स ऑफ GDP इंडिया तो 4th पोजीशन में है, पर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इंडिया बहुत ही लोएस्ट है। लेट्स सी। तो अगर हम इंडिया जो 4th पोजीशन में वो आएगा बाय सरपासिंग जापान को वो रिप्लेस करेगा, राइट। पोलैंड जैसे देश से भी इंडिया का GDP बहुत ही ज़्यादा है। ओके,
कि इंडिया का जीडीपी 23-25 के रेंज में अगर देखते हैं, दैट इज़ $4,187 बिलियन, विच इज़ द एब्सोल्यूट जीडीपी 2025। ठीक है, जापान का थोड़ा सा लेस है इंडिया से, और पोलैंड का जो जीडीपी है दैट इज़ 1/4 ऑफ इंडिया, दैट इज़ लिटिल बिट मोर देन 1000 बिलियन डॉलर। ऑलराइट, तो अगर पर कैपिटा अगर हम देखते हैं जो जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया का, मतलब हर एक इंसान का इनकम, एवरेज इनकम कितना है इंडिया में, अगर हम उसको देखते तो आपको क्या मिलेगा कि जापान हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, एंड पोलैंड इज़ 9 टाइम्स हायर देन इंडिया। देखिए यहाँ पर इंडिया का जो एब्सोल्यूट टोटल इनकम है इंडिया का, वो जापान से भी ज़्यादा है, वो पोलैंड से भी ज़्यादा है, पर अगर पर कैपिटा एवरेज इनकम आप देखते हो वो जापान से 12 टाइम्स लोअर है, 12 गुना कम है जापान से, और पोलैंड से 9 गुना कम है। ठीक है, तो मतलब इंडिया के पॉपुलेशन के साथ अगर आप जीडीपी को कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि इन द एवरेज टर्म्स इंडिया इज़ वेरी एट द लोएस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से इंडिया का इनकम ज़्यादा होता है। इसको आसान शब्द में अगर समझते हो कि 140 देशवासी वो 4187 बिलियन डॉलर इनकम करता है, जहाँ पर जापान का पॉपुलेशन जो कि बहुत ही कम है, पोलैंड का पॉपुलेशन जो कि बहुत ही कम है, वो करीब करीब इंडिया जैसा इनकम करता है। इसीलिए उन लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, एक इंसान का जो इनकम है वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, इंडिया में अगर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट आप देखते हो दैट इज़ 45%, विच इज़ वेरी लो रेवेन्यू जनरेटिव इनकम, बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो 45% लोगों को, जहाँ पर जापान में लेस देन 10%, एंड इन पोलैंड द नंबर इज सेम एज जापान। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में 23.9% पीपल आर फॉर्मली एम्प्लॉयड, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां पर जापान और पोलैंड में आपको 91 और 80.1% रेस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप इंडिया में ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट देखते हो या फिर GR देखते हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि बच्चे लोग जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट लोग वो स्कूल में एनरोल होते हैं वो, और अपना हायर एजुकेशन कितना कंप्लीट करते हैं, हायर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ही कम है, 32.7% लोग ही हायर एजुकेशन में जाते हैं, और जापान में 65 और पोलैंड में 75। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स और जापान में है आपका 84 और पोलैंड में 78.5। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में दिस इज़ वेरी हाईएस्ट अभी भी 24.5, जापान में लेस देन 5, पोलैंड में लेस देन 5। HDI वो है इंडिया का मीडियम, और जापान और पोलैंड में है हाई और हाई। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इंडिया आगे बढ़ता हुआ सिर्फ इसी रो में देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर हर एक जगह पर इंडिया लास्ट में है। सो इंडिया का जो 4th रैंक है, इज़ इट ट्रूली द 4th रैंक? क्या ये सच्ची में इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड्स को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये हमें विचार करने के लिए दिया गया। The next news is about ICT and climate goals, which is based on the article How the Technology Industry is Trying to Meet Its Climate Goals। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉपिक्स को देख लीजिए कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फॉर यू पीपल। नेक्स्ट, नाउ देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आज आप और मैं जो डिवाइसेस देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, those are part of the product of information and communication technology. We are communicating with each other, right? You are listening to me, I am talking to you by a recorded video. बहुत से gadgets हम use कर रहे हैं। So ये जो gadgets है, that is made up of the hardware. A gadget is itself a hardware and it gets heated up, ठीक है। Also ये जो ICT जो industry है, it is a very growing industry nowadays, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वो कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज ड्यू टू प्राइमरीली हाई एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन वो करता है ऑफ द डेटा सेंटर्स। तो ये है एक डेटा सेंटर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, क्या है एक डेटा सेंटर? ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो डेटा सेंटर है यहाँ पर हार्ड डिस्क्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है, बड़े बड़े रूम है जहाँ पर इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड।
इसको डेटा सेंटर कहा जाता है, विच कंज्यूम्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये है एक डेटा सेंटर जो कि कंटेन करता है सर्वर्स एंड स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कूलिंग सिस्टम। कि ये जो डिवाइसेस है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो बात है यहाँ पर, ये डेटा सेंटर खुद एनर्जी कंज्यूम करता है, और ये जो मशीन से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इन सब को गर्म करने के लिए हमें चाहिए कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप थोड़े कूलिंग सिस्टम सब देख रहे हो, विच कीप्स ऑन रनिंग कंटिन्यूअसली। तो ये है नंबर 2 कि ये भी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो नंबर 1 ये डेटा सेंटर खुद, ये हार्ड डिस्क खुद एनर्जी कंज्यूम करता है, और इनको ठंडा रखने के लिए जो सिस्टम है उसको अलग से एनर्जी कंज्यूम करवाया जाता है, सो दैट द मशीन्स कीप वर्किंग इन अ बेटर कंडीशन। ऑलराइट, सो व्हाई कूलिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसको कूलिंग क्यों करना होता है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, स्पेशली द माइक्रोचिप्स, दे हीट अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। वो अपने आप में ये घिसावट होता है प्रोसेसिंग के टाइम, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज़्यादा अगर हीट प्रोड्यूस हो जाए तो वो जो मशीन्स है उसका एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाता है, और वो कंपोनेंट्स डैमेज हो जाएंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, तो आप देखोगे मशीन के अंदर ही एक फ़ैन होता है, दैट इज़ ए कूलिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ। ऑलराइट, तो अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। सो जो कूलिंग है वो इंश्योर करता है रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन्स, लॉन्गर ऑपरेशनल लाइफ एंड हाई स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो जैसे कि फ़ैन है, एयर कंडीशनिंग है, ये दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड्स, बट दे यूज सो मच ऑफ एनर्जी विच बिकम्स वेरी मच इनएफिशिएंट कॉस्ट इफेक्ट, नॉन इफिशिएंट कॉस्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉस इनकरिंग हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से प्रपोज किया जाता है इनोवेटिंग कूलिंग टेक्निक, जैसे कि कोल्ड प्लेट कूलिंग। तो कोल्ड प्लेट कूलिंग क्या है? ये कुछ कूलिंग डिवाइसेस है विच विल बी अटैच्ड टू द चिप्स, विच आर अटैच्ड टू द चिप्स। ठीक है, माइक्रोचिप्स। जैसे कि ये बोला जाता है, अगर आपको बुखार आता है तो बुखार के टाइम आपको एक ठंडा ठंडा पैड दिया जाता है ना माथे पर। ठीक है, एक आइस पैक जो आपके माथे पे दिया जाता है टू मेक योर बॉडी टेम्परेचर लोअर। सो वैसा ही है, वो चिप के साथ भी एक कूलिंग पैड लगा दिया जाता है, तो कि वो चिप ठंडा रहे, विच इज़ ए इनोवेटिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली। एंड इमर्शन कूलिंग क्या है? वो कुछ एक ऑयल होता है, उसमें जो चिप है वो उनको डुबाया जाता है, वो डिप किया जाता है टू कूल देम डाउन आफ्टर प्रोसेसिंग। सो ये दो है आपका कुछ इनोवेटिव कूलिंग टेक्निक विच रिड्यूसेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, अगर आप क्लाइमेट गोल्स एंड आईसीटी सेक्टर को देखते हो, तो आईसीटी इंडस्ट्री मस्ट कट एमिशंस बाय 42% बाय 2030। ये इस सेक्टर के लिए इंडिया ने इस सेक्टर के लिए वर्ल्ड ने गोल सेटअप किया है अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC, जो कि कहता है कि लिमिट करो ग्लोबल वार्मिंग को बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दैट इज़ योर वेरी प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका जो गोल है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्मिंग सिविलियंस इन असम। ओके, तो ये भी असम ट्रिब्यून के एक आर्टिकल्स में बेस्ड है, एडिटोरियल में आया है। द रॉन्ग कॉल, असम गवर्नमेंट्स डिसीजन टू आर्म सिविलियंस गोज अगेंस्ट लॉ एनफोर्समेंट। तो देखते हैं व्हाट इज द न्यूज़। देखिए, द असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इशू आर्म्स लाइसेंस, कि बंदूकों का लाइसेंस असम गवर्नमेंट ने इशू करने के लिए बोला है टू द एलिजिबल इंडिविजुअल्स, किनको? फ्रॉम इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ लिविंग इन रिमोट वल्नरेबल बॉर्डर एरियाज़, कि जो कुछ इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ जो है असम के जो रिमोट एरियाज़ में वल्नरेबल बॉर्डर एरिया स्पेशली नियर बांग्लादेश, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो आर्म्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये कितना जस्टिफाइड है वही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सो यहाँ पर जो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप दैट इज़ द आर्म्स एक्ट 1959। तो आर्म्स एक्ट के हिसाब से the arms can be possessed under government governs possession, manufacture, sell
एंड यूज ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन इन इंडिया बाय द आर्म्स एक्ट। तो द आर्म्स एक्ट जो है वही कौन रखेगा, कौन बनाएगा, कौन सेल करेगा, कौन यूज करेगा इंडिया में, वो आर्म्स एक्ट 1959 वो गवर्न करता है। आर्म्स लाइसेंस आर इशूड टू इंडिविजुअल्स अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस ले डाउन किया गया है, उसके अंडर आर्म्स पोजेस किया जा सकता है। द आर्म्स रूल 2016 रेगुलेट द प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइसेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्टेट मोनोपोली ओवर वायलेंस। तो हम देखेंगे व्हाट इज द स्टेट मोनोपोली ऑन वायलेंस। देखिए, स्टेट मोनोपोली ऑन वायलेंस जो है, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न गवर्नेंस। ओनली द स्टेट थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एंड द मिलिट्री हैज़ द लीगल राइट टू यूज और ऑथोराइज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। एकमात्र स्टेट लॉ के द्वारा और मिलिट्री वो ही एकमात्र फिजिकल फोर्स को अप्लाई करके वो गवर्नेंस कर सकता है। उसके अलावा कोई भी सिटीजन, कोई भी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ अ स्टेट, दे कैन नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस। अगर करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक क्राइम बोला जाएगा। विच प्रिवेंट्स एनार्की एंड एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ। कि जो फिजिकल फोर्स है विच इज़ वेरी सेंसिटिव, कि फिजिकल फोर्स अगर कोई इंसान यूज़ करता है तो उसको जो भी हो उसको क्राइम बोला जाएगा। चाहे आप किसी क्रिमिनल को आपने ही मारा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने ही मारा है किसी क्रिमिनल को, उसको कहा जाता है कि लॉ को अपने, कानून को अपने हाथों में ले लेना। विच एक्चुअली क्रिएट्स एन एनार्की, मतलब स्टेटलेस सिचुएशन, कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, एनार्की का मतलब है नो रूल ऑफ लॉ। ऑलराइट, तो ये जो स्टेट मोनोपोली ऑन वायलेंस है, इट एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ। सो नाउ इफ़ यू सी कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो ये नोटिफाई किया है, तो क्या ये आर्म्स एक्ट को वायलेट करता है? द लॉ अलाउज इंडिविजुअल लाइसेंसिंग नॉट ग्रुप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो लॉ बनाया गया है वो इंडिविजुअल लाइसेंस को प्रमोट करता है कि एक एक इंसान को लाइसेंस दिया जाएगा, ना कि कोई भी ग्रुप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेलीगेटिंग आर्म्स टू स्पेसिफिक एथनिक कम्युनिटी रिस्क आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट। तो एक आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा केस इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है ड्यूरिंग द सलवा जुडुम केस इन छत्तीसगढ़, जहाँ पर कुछ ट्राइबल यूथ को लाइसेंस दे दिया गया था आर्म्स यूज़ करने के लिए टू फाइट द माओइस्ट, विच लेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कि जिनको मारना नहीं चाहिए था, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पहले ही उनको मार दिया गया, एंड कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। एक त्राही टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था 2011 में, उसने बोला डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डर द डिसबैंडिंग ऑफ आर्म्ड विजिलेंट ग्रुप्स, की मिलिट्री के अलावा, पुलिस के अलावा कोई भी आर्म विजिलेंट ग्रुप्स नहीं माना जाएगा इंडिया में। ठीक है, सो ये है इनका एक एनालिसिस। नेक्स्ट, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड CSO। CSO इज योर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ सिविल सोसाइटी। देखिए, अ सिविल सोसाइटी, इट इज़ अ स्पेयर ऑफ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGO, कम्युनिटी ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवोकेसी नेटवर्क्स ऑपरेटिंग बिटवीन द फैमिली, मार्केट एंड स्टेट। तो ये एक ऐसा सोसाइटी है, एक NGO हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकता है, कोई ग्रुप, या फिर एक सोशल मूवमेंट हो सकता है जो सिविल काम के लिए वो जाना जाता है फैमिली मैटर्स में। लाइक आप अगर एक एग्जांपल ले ले कि महिला मोर्चा, आपने शायद नाम सुना होगा, महिला मोर्चा। ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन राइट्स के लिए वो काम करते हैं, एक सिविल मैटर के लिए वो काम करते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक एथनिक कन्फ्लिक्ट को वो दूर रख सकता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी? जैसे कि टू प्रमोट सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट, एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, mediate between state and citizen, deliver services and build capacity। और एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब आपको पता ही है कि दो कम्युनिटी, दो एथनिसिटी, उनको कल्चर को लेकर, कोई पॉलिटिकल एंगल को लेकर उनके बीच अगर एक कम्युनल वायलेंस हो, एक डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो, या फिर कल्चरल सप्रेशन हो, तो वो होता है एथनिक कन्फ्लिक्ट। सो दीज आर द रीज़न जिसके वजह से एथनिक कन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है। तो आप यहाँ से इस लाइन से पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन एथनिक कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? तो एक सिविल सोसाइटी कैसे एक एथनिक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है?
अगर आप देख सकते हो कि ये जो सिविल सोसाइटी है तो वो एक डायलॉग फैसिलिटेट कर सकता है, बातचीत का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एंड इट विल रिकॉन्सिल कि भाई जो इशू हुआ है आपस में हम सुलझा लेते हैं, ना कि कोई फोर्स का इस्तेमाल हम करेंगे। एडवोकेसी एंड रिफ्रेमिंग द नेशनल नैरेटिव्स कि गवर्नमेंट से जो एथनिक ग्रुप्स के लिए जो स्कीम्स आया है, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस दिया है, अगर वो किसी डिफरेंट एथनिक ग्रुप को वो भा नहीं रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रिफ्रेम करने के लिए वो एक गुहार लगा सकता है। अर्ली वार्निंग एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है गवर्नमेंट के किसी एक लॉ के वजह से, तो वो पहले से ही एक अर्ली वार्निंग, एक सायरन, वो एक व्हिसल ब्लो कर सकते हैं विच विल प्रिवेंट एनी फर्दर कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग कि अगर कन्फ्लिक्ट हो भी जाता है मान लीजिए, तो कन्फ्लिक्ट के बाद जैसे मणिपुर में हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट के बाद कैसे उन 2 एथनिक ग्रुप के बीच, 3 एथनिक ग्रुप के बीच कैसे रिकन्स्ट्रक्शन हो सके, कैसे पीस को फिर से रिस्टोर कर सके, कैसे ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते, वो वाला काम भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, तो जो एथनिक ग्रुप्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एड्रेस करके क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उन एथनिक ग्रुप लोगों को कैसे वो एम्पावर कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी वो सोच सकते हैं, वो दे कैन कंट्रीब्यूट वेरी नाइसली। नाउ देयर आर ऑल्सो मेनी चैलेंजेस, जो कि हमने ऊपर जो डिस्कस किया है इसमें बहुत से चैलेंजेस भी है, जैसे लिमिटेड रीच एंड रिप्रेजेंटेशन की ऐसे सिविल सोसाइटीज़ इंडिया में बहुत ही कम है इन सब कामों के लिए। डोनर डिपेंडेंसी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ऐसे कौन मतलब खुद से आगे चल के आएगा टू डू सच टाइप ऑफ सेंसिटिव थिंग्स। पॉलिटिसाइजेशन एंड स्टेट कोऑप्टेशन कि अगर चीज़ें अगर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब बायस्ड है, तब ये चीज़ काम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिविल सोसाइटी जो होगा वो कम्प्लीटली अनबायस्ड उसको होना ही होगा। सेक्टेरियन फ्रेगमेंटेशन की सिविल सोसाइटीज़ में भी आपको सेक्टेरियन फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, हर एक वर्ग के लोग एक सिविल सोसाइटी में वही काम नहीं भी कर सकते। सिक्योरिटी रिस्क एंड ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट की ये सेंसिटिव मामला है, ये वायलेंस का मामला है, तो वहाँ पर अगर सिविल सोसाइटी कुछ मीडिएट करने जाए तो उनको भी बहुत ही खतरा है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स इन गुवाहाटी, ये असम ट्रिब्यून में कवर हुआ है कि गुवाहाटी में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिला है इन द मानसून सीज़न की अभी चल ही रहा है, तो हम थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर देखेंगे कि लैंडस्लाइड्स, तो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट कि ये लैंडस्लाइड्स क्या है, जस्ट हियर शो यू व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, जैसे डेब्री फ्लो, रॉक फ्लो, स्लम्प और क्रीप, ये क्या है देखते हैं। देखिए पहले डेब्री फ्लो क्या है, मतलब देखिए कि यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना पिक्चर है, 2018 का है, ये गुवाहाटी का ही है पिक्चर। सो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो घर है, सो लैंडस्लाइड की वजह से, बारिश की वजह से ये घर टूट गया है, या फिर मान लीजिए ये घर टूट के नीचे की तरफ वो चला गया है, तो घर जो टूटेगा ना वो डेब्री में कन्वर्ट होगा, तो ये होगा डेब्री फ्लो। रॉक फ्लो फॉल मतलब पहाड़ में कुछ बड़ा सा पत्थर था वो गिर गया है, वो है रॉक फॉल। स्लम्प जो है, स्लम्प अगर आप देखते हो कि मान लीजिए ये वाला आपका एक हिस्सा है, लैंड का टुकड़ा है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ से एक पोर्शन ये नीचे धंस गया है एंड इट बिकम लाइक दिस, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा नहीं है, दैट इज़ अ स्लम्प। और क्रीप जो होगा है, क्रीप ऐसा ही एक लैंड का टुकड़ा है, तो यहाँ पर मतलब फ्रेगमेंटेशन आ गया, यहाँ पर पेड़ वगैरह था वो टेरा आरा टेरा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा कोई बाउंड्री था वो टेरा वेरा हो गया है, सो बीच बीच में क्रैक आकर मतलब वो स्प्लिट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज क्रिप। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। हाँ, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आप देख सकते आ सकता है कि डेब्री फ्लो, रॉक फॉल, स्लम्प, क्रिप क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड। और एक होगा आपका स्लाइड कि ये बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा वो स्लाइड होके वो दूसरी तरफ चला जाता है, दैट इज़ अ स्लाइड, ठीक है। सो यहाँ पर these are the listed causes of landslides in Guwahati. There is very नॉर्मल थिंग, दैट इज़ हैवी मानसून रेंस, बहुत ही ज़्यादा बारिश, जैसे कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है गुवाहाटी में एंड ऑल ओवर द आसाम ये हुआ है, सो इसके वजह से लैंडस्लाइड्स बिकम वेरी प्रेवलेंट नाउ। सॉइल थिकनेस, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस, अर्बन एनक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन की अर्बन एनक्रोचमेंट, जहाँ पर घर नहीं बनाना है, पहाड़ों में लोग घर बना के रह रहे, जैसे कि ये वाला ही एक अर्बन एनक्रोचमेंट है, पहाड़ में जाकर लैंडस्लाइड का खतरा जहाँ पर है वहाँ जाकर लोग घर बना रहे हैं, तो वो खतरा बनता है, तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, लैंड यूज चेंज, पोर ड्रेनेज मैनेजमेंट। सो आप ये वाला जो है आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, दैट इज़ रिवाइवल ऑफ मैंगो वैराइटीज़। तो यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमी का कुछ डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मैंगो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, मैंगो जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड, याद रखिए, ये आ सकता है प्रीलिम्स में। मैंगो कल्टिवेशन इज स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नोटेबल कमर्शियल वैराइटीज़ जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है दशेरी, अल्फोंसो, बगानापल्ली, चौसा और लंगड़ा। सबसे मतलब फेमस आपको बाज़ार में अगर मिलेगा, दीज आर द कमर्शियल वैराइटीज़ ऑफ मैंगो विच आर वेरी वेरी अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। जिसके वजह से ट्रेडिशनल वैराइटीज़ जो है उसका डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो डिमांड कम होने की वजह से लोग उसका प्लांटेशन कम कर रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, जैसे कि हुस्नरा, रतौल, सुक्रा मटियारा एंड मलका, ठीक है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आपका आ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, हुस्नरा, रतौल, सुरखा मटियारा और मलका। तो ये क्या है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप ऑफ मैंगोज। तो आपको बहुत से आइटम की लिस्ट दे देंगे, आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है कौन से मैंगोज़ के वैराइटीज़ है और कौन सा नहीं है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पर एक मैंगो का टेबल ही बना के लाया हूँ कि जहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप ऑफ मैंगोज देयर आर लिस्टेड, और वहाँ का ओरिजिन, उस मैंगो का ओरिजिन किस स्टेट से है वहाँ भी दिया गया है। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ओनली प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस। मेंस के लिए एकदम ही इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो यही सब आ जाए, इन सब का नाम दे देगा, नाम देकर बोल दिया जाएगा ये सब क्या है, या फिर इन सब नामों में कोई एक दो दूसरा कोई फल का वैरायटी घुसा देगा और आपको पूछा जाएगा इनमें से मैंगो वैरायटी कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें भी यूपीएससी एपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जानना है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा हटके है, औरों से अलग है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर एट द एंड। सो अगेन अ रिमाइंडर कि आपको अगर अपने करंट अफेयर्स को ब्रशअप करना है 24-25, देन आप 299 रुपीज़ में एक हमारा जो 1 ईयर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है उसको आप ले सकते हो, जो कि सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। और उसके साथ आज के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर एट ₹499 CSE पे आईएएस एकेडमी इज़ ऑफरिंग यू 40 टेस्ट, जहां पर आपको 14 GS सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 15 CSET टेस्ट मिलेंगे और 11 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो ये विदाउट एनी डिले आप ये टेस्ट लेकर तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इस साल नहीं दे रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट बुक्स को ऑर्डर करके आप 1 ईयर जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो विथ आवर बुक्स। टोटल देयर आर 17 बुक्स, 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।